नमस्कार, स्वागत है आपके इस चैनल पर। और आज एक हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की, जिसमें एक पॉइंट आता है टैरिफ। अब एक वर्ड है टैरिफ। टैरिफ का जो अर्थ होता है वो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगने वाला एक टैक्स, मतलब गुड्स एंड सर्विस पर लगने वाला एक टैक्स। जैसे हमारे इंडिया में जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस पर लगने वाले टैक्स को हम जीएसटी कहते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो एक दो देश से दूसरे देश में जो माल भेजा जाता है उस पर लगने वाला टैक्स होता है टैरिफ। तो आज टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है, मतलब चल रहा है। लग रहा था कि इंडिया भी इससे एग्जम्प्टेड रहेगा, बट इंडिया एग्जम्प्टेड नहीं रहा। और 1 अगस्त 2025 से ये रूल इफेक्टिव हो गया है कि अब भारत भी 25%, 25% टैरिफ पे करेगा अमेरिका को। बात हम करते हैं टैरिफ का हिस्ट्री कब से शुरू होता है गाइस। टैरिफ का हिस्ट्री आज का नहीं है, ये एंशियंट ग्रीस के टाइम से चलता आ रहा है। लगभग 2000-2500 साल पहले से ये टैरिफ लग चुका था। छोटी मोटी चीज़ों पर टैरिफ लगाया जाता था, क्योंकि उस समय मेडिटेरियन सी था। एथेंस, ग्रीस की आज कैपिटल जो एथेंस है, और वहाँ का करेंसी यूरो है। तो मेडिटेरियन सी से होकर व्यापार होता था, समुंदर से होकर जो बंदरगाह होते थे, जो बंदरगाह पे सामान उतरता था, उस सामान जो जाता था अन्य टाउन या अन्य कंट्रीज़ या नेबर कंट्रीज़ के बीच में जो लेन देन होता था, उस पर लगता था टैरिफ। तो टैरिफ की शुरुआत एंशियंट ग्रीस से होती है, जो लगभग हज़ारों साल पुराना इतिहास है। टैरिफ तो आज कई सारे यंगस्टर्स को लग रहा है नया वर्ड है। कोई नया वर्ड नहीं है। टैरिफ पहले एक टैक्स के रूप में काम होता था, जो हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर निर्यात और आयात पर जो टैक्स लगता था वस्तुओं पर, उसको हम टैरिफ की नज़र से देखते हैं। लेकिन एंशियंट ग्रीस से शुरू होता है, यूरोप से लेकर अब यूरोप में एडवर्ड थर्ड थे, मतलब ब्रिटेन में बात करूं, 14th सेंचुरी में ब्रिटेन में ये टैरिफ आता है, और वहाँ पर राजा थे एडवर्ड थर्ड। तो ब्रिटेन भी क्या करता, अपना जो प्रोडक्शन था अच्छा था, उसका जीडीपी बेस्ट था, जीएनपी एनएनपी है ना, और उसकी नेशनल इनकम भी अच्छी थी। तो बात ये नहीं कि ब्रिटेन के ऊपर कोई इम्पोज करेगा टैरिफ। उस समय आप 14th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन के ऊपर कोई भी टैरिफ इम्पोज करने वाले की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी एक मोनार्की था उस समय, ऑटोक्रेसी थी, पूरी तरह से तानाशाही चल रही थी, डिक्टेटरशिप रूल था। और मैक्सिमम ब्रिटिश कॉलोनी जो है इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में उनकी बन चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी दुनिया को गुलाम बना लिया था। तो वो तो मुश्किल है कि टैरिफ लगाना एक तरह से ब्रिटेन के ऊपर, लेकिन ब्रिटेन जो है टैरिफ का खेल उस लेवल पर करता था उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज वही काम अमेरिका कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 15th के लास्ट सेंचुरी में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वो एक लंबा इतिहास है कि इंडिया को खोज रहे थे, लेकिन अमेरिका, एक आइलैंड उनको मिल जाता है, एक मर्चेंट थे अमेरिको, उनके बिहाफ पर अमेरिका रखा गया था, और वहाँ पर वो एम्पायर उन्होंने खड़ा कर लिया ब्रिटिश कॉलोनी ने, और धीरे धीरे अमेरिका को उन्होंने गुलाम भी बना लिया था। अमेरिका हो गया है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, आपने पढ़ा होगा। इटली में भी रेनेसा हुआ था, आपने पढ़ा है, जर्मनी में पढ़ा है ना। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ और नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़, साउथ अमेरिका के कंट्रीज़, यूरोप एंड एशिया के कंट्रीज़, वो सारी ब्रिटिश कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस समय पर ब्रिटिश कॉलोनी ने टैरिफ को लेकर बहुत बड़ी एक बात कही थी कि टैरिफ से ही हमारा घर चलता है, हमारा देश चलता है, और हम एडिशनल सरप्लस इकोनॉमी मेंटेन कर पाते हैं। इसलिए टैरिफ का खेल बरसों पुराना है गाइस, ये आज का खेल नहीं है। आज अमेरिका इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इसकी इकोनॉमी ज़बरदस्त, मतलब उछाल हो रहा है। और हमारी इकोनॉमी जैसे ही
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुना कि इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है और उसने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको पता है कि अब हम जहां हमारी 5th पोजीशन थी, आज हम 4th पोजीशन पर हैं इकोनॉमी में। गाइस याद रखना है, ग्रेट हमारी इकोनॉमी अब आगे बढ़ रही है। अब ये बात जो है डोनाल्ड ट्रंप को सहन नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी को हम ज़्यादा अपने इंडिया में नहीं लेके आ रहे हैं। हम लेके आ रहे हैं 15 to 20% की पॉलिसीज़ अमेरिका की चीज़ें हम लोग एडप्ट कर रहे हैं, बट उन पर जो टैरिफ लगाया जाता था वो इतना हाईली नहीं था, 8-9% टैरिफ लगभग था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं किस चीज़ का ये बदला ले रहे हैं कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। ऑटोमोबाइल्स वगैरह, रक्षा क्षेत्र वगैरह है ना, स्पेस साइंटिस्ट, जो भी इसरो से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं है ना, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ है, मोबाइल की इंडस्ट्रीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज़ है, और कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ है, और कुछ जो प्रोडक्शन है हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो वहाँ भुगतान हमें 25% का टैरिफ जो है करना पड़ेगा। अगर हम 25% अमेरिका को देंगे तो सोचिए हमारा देश खाएगा क्या, बचाएगा क्या। वो हमारे जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास के पीपल हैं, जो बेचारे जानते नहीं है टैरिफ होता क्या है, कि बड़े बड़े लोग कैसी कैसी डीलें कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, किस बिहाफ पे कर रहे हैं। ये हमारी 85% जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं रखती है। उनको ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि वो उनको इतना दबा दिया गया है कि वो सुबह से शाम तक बेचारे काम करते हैं। वो टैरिफ के बारे में पढ़ेंगे या अपनी रोजी रोटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रोजी रोटी के लिए इंडिया में मारा मारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। इसलिए जितने भी पीपल हैं हमारे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना सिलेबस है वो ही नहीं पढ़ पा रहे। वो एडिशनल करंट अफेयर्स पढ़ के वो कैसे अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए टैरिफ और जैसे जीएसटी जैसे वर्ड, टैरिफ जैसे वर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड अदर टैक्सेस के बारे में, एंड टैक्सेस की जो हिस्ट्री है उसके बारे में उनके पास इतना वक्त नहीं रहता, क्योंकि जॉब है, ऊपर से इतना सिलेबस है, वो ही करने में लग जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े देश खेल खेल जाते हैं हमारे जैसे देशों के साथ। यही टैरिफ है, अगर इसी के बारे में पूरे देश को नॉलेज होती तो आज पूरा देश प्रोटेस्ट करता, मोदी जी के साथ रहता। लेकिन आज हमको पता ही नहीं कुछ भी, तो हम मोदी जी का क्या सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने समझौता कर लिया है अमेरिका के साथ, क्योंकि मजबूरी थी, इतना देश सहन नहीं कर पाएगा। हो सकता है समझौता करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कुछ हमें एग्जम्प्टेड दे दें, कुछ छूट दे सकते हैं। उस बिहाफ पर हमारा इंडिया की इकोनॉमी पटरी पर दोबारा भी दौड़ सकती है। इस समय आप सब कहेंगे सर बेरोजगारी तो बहुत बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ग्राफ गिरता जा रहा है। आई नो, बिल्कुल गिर रहा है, सब कुछ मतलब ठीक ठाक नहीं हो रहा है। इतना पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, करप्शन बढ़ रहा है, हर डिपार्टमेंट में हर जगह देखा जा रहा है, महामारी मारामारी चल रही है ना। प्रॉब्लम्स हैं, इनका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन हम लोग ही कर सकते हैं। आपने अभी एक एसएससी प्रोटेस्ट में देखा होगा, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक ऐसा यूनियन स्टूडेंट होता है कि सब लोग मिलकर हम सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, हम बस एक सजेशन दे सकते हैं, हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। हम अपील दर्ज कर सकते हैं सरकार के पास कि आप निश्चिंत रहिए, अमेरिका की जो टैरिफ पॉलिसी के सामने आप मत झुकिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका कई ऐसे प्रोडक्ट बेचना चाहता है इंडिया के अंदर, जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि डील अब करनी तो पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था एक मिल्क का, कि जो गाय भैंसों का दूध है ना, जो ब्लड मील एक वर्ड यूज किया जाता है कि जो गाय भैंस खाती है वहाँ पर नॉनवेज वगैरह का, नॉनवेज जो चारा खाती है उसे ब्लड मील कहते हैं। उसी से निकला हुआ मिल्क जो है इंडिया में ये लोग जो हैं देना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अपना मुनाफा देखना चाहती है अमेरिकी सरकार। और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका खुद यूज नहीं करता, उनको यूज करने के लिए इंडिया पर दबाव बनाएगा। इस तरह से वो चीज़ें अब क्या कह सकते हैं, देखते हैं। जो चीज़ें हमारी समझ में आएंगी उन पर हम लोग साइन करेंगे और आगे
अमेरिका के साथ दोस्ती रखना भारत चाहेगा, क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली कंट्री है, वेपन्स में भी है, एटॉमिक पावर्स में भी है, डिफेंस में भी है, स्पेस में भी है, आर्मी में भी है। ओवरऑल जितना भी जीडीपी है, एनएनपी है, वो ओवरऑल अच्छा खासा प्लेटफॉर्म पर अपने आप को मतलब रखता है। वो एक तरह से उसकी नेशनल इनकम ज़बरदस्त है, उसका मनी क्रेडिट कंट्रोल अच्छा है ना, उसकी डेबिट्स अच्छी हैं, उसका जो ट्रांजैक्शन है वो ज़बरदस्त है इंटरनेशनल लेवल पर। वो मनी बैंकिंग अच्छी तरह से करता है, वो ऑनलाइन भी सिस्टम को अच्छी तरह से जानता है, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो पैसों को मतलब सर्कुलेट करता है इंटरनेशनल मार्केट में, फिर उनको क्रिप्टो में चेंज करता है, बिटकॉइंस में चेंज करता है, और कई बड़े बड़े शेयर्स होल्डर्स जो हैं एज ए इन्वेस्टर्स वहाँ पर काम करते हैं अमेरिकी गवर्नमेंट के अंडर में। और अमेरिका के लिए ऑनलाइन पैसा इतना आ जाता है जितना एक देश, मैं क्या बताऊँ, एक बाबर आया था, आपको पता है अफ़गानिस्तान से काबुल का रहने वाला था, और जब उसने कोहिनूर हीरा उसके पास आ गया तो उसने कहा था ये हीरा मेरे पास है, और इस हीरे की इतनी कीमत है कि मैं पूरे संसार को 2.5 से 3 दिन तक का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट इस हीरे को बेच कर मतलब खिला सकता हूँ। इसलिए आज की डेट में वो कोहिनूर अमेरिका हो गया है, अमेरिकी कारोबार हो चुके हैं, अमेरिकी इन्वेस्टर्स हैं, और अमेरिकी जो शेयर होल्डर्स हैं बड़े बड़े, वो वहीं से बैठकर न्यूयॉर्क एक्सचेंज से और पूरी तरह से दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। एलन मस्क उनमें से एक माने जाते हैं, जो दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन हैं गाइस। बातें काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी मतलब एक अथेंटिक वैलिड सोर्सेस की हैं, जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ना ही इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ते, ना न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते, ये तो हमने सुना ही नहीं, हम अपने इंडियन न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ पाते। हम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की बहुत बड़ी बात है, हम बात कर रहे हैं। हम इंडियन न्यूज़पेपर छोड़ो, हम लोकल न्यूज़ को भी नहीं जान पाते चल क्या रहा है। तो हम कुछ भी इंटरेक्शन, कुछ भी कम्युनिकेशन करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। इसी का फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप ये उठाएगा, और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायरी हैं, एक तरह से इनवैलिड हैं, और उनको लाने की तैयारी इंडिया में चलेगी। और कई सारे ऐसा ब्लड मनी भी है, मील भी है, और कई सारे ऐसे शेयर्स होल्डर्स हैं जो अब उतारे जाएंगे इंडिया के अंदर, और कई सारे FII आएगा, फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे पूरी तरह से इंडिया की इकोनॉमी कंट्रोल हो जाएगी अमेरिका की इकोनॉमी से। याद रखना है, क्योंकि अमेरिकी सरकार पूरी तरह से इंडिया पर नज़र बनाए रखी है। वहाँ की CIA बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका, जो पूरी तरह से भारत के जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, भारत की सीक्रेट एजेंसी है, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और उनके साथ ताल्लुक़ बनाकर अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है। और वो बात हमारे लोगों को, हमारे यंगस्टर्स को मालूम ही नहीं कि किस तरह से ये लोग कम्युनिकेशन का जाल बिछाकर पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित करेंगे, हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करेंगे, और हमारे इंश्योरेंस सेक्टर, हमारे बैंकिंग सेक्टर, हमारे एम्प्लॉय सेक्टर, हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हमारी इनकम, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, इस पर बहुत बड़ा प्रहार ये करने वाले हैं। तो एक छोटा सा मैसेज था। मैं अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, तो इतना डिटेल्स के साथ मैं नहीं जाऊंगा। बस टैरिफ के बारे में पूरा एक चीज़ जंजाल के बारे में मैंने आपको यहाँ पूरी तरह से समझा दिया गया है। तो हम लोग अपडेट रहें। अपडेट होने में कुछ नहीं जाता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऐसे ही हमारी सारी सब्जेक्ट है, हमारा सिलेबस है, हमारी नॉलेज है, इसको हम किसी में नहीं तोल सकते। ये हमारा खुद का कमाया हुआ कमांड है, खुद की कमाई हुई एक क्या है, हक हलाल की कमाई होती है। इसलिए हम लोग सब एक फोकस करके चीज़ों को पढ़ें, आगे बढ़ाएं, डिस्कस करें, इंट्रैक्शन करें, सरकार की पॉलिसी को अपडेट रखें, इकोनॉमी पॉलिसी क्या होती है ना, सरकार की पॉलिसी जो भी योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उनको अपडेट करें। डेली 10 या 15 मिनट अपने को कनेक्ट रखें, जिससे हम लोग अपने अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। चलिए, छोटा सा मैसेज था, अच्छा लगे शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद।